नमस्कार बच्चों। दो हजार इसका जो एडिशन है बच्चों, इस बुक में से मैंने पहले भी बताया था कि लगभग इसका जो सिलेबस है वो पूरा होने वाला है। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे उनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसमें एक टॉपिक था भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं। उसी के अंतर्गत एक जो है विशेषता उसकी है संघीय शासन की संस्थाएं। भारतीय संविधान में संघीय एवं राज्यों की कार्यपालिकाओं के गठन व स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिकाओं के गठन की व्यवस्था भी की गई है। अतः कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों शासन की प्रमुख संस्थाएं हैं। तीन के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था के तीन स्वरूप हैं, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और एक है न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है वो कानून बनाती हैं, तो व्यवस्थापिका है उनको व्यवस्थित करती है और न्यायपालिका उनको लागू करती है। इन्हीं के अंतर्गत जो हमारी शासन व्यवस्था की जो धुरी है वो इसके इर्द उर्द घूमती है। और आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो आप इन बातों से परिचित हैं कि संघीय जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है या जो ढांचा है वो सबसे पहले जो सबसे ऊंचे पद पर आसीन होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकारिणी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। सिद्धांततः तो राष्ट्रपति ही प्रमुख है, किंतु वास्तव में कार्यकारिणी का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल का प्रमुख और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। और ये सच्चाई है। राष्ट्रपति का पर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति तो यूँ मानिए आप एक औपचारिक पद हैं और उनको शक्तियाँ हैं, कुछ प्राप्त शक्तियाँ, जैसे निषेधाधिकार की अगर कोई कानून उनको पारित नहीं करना है तो वो उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही निहित है। जबकि भारत में कोई परंपरागत राजा नहीं है, बल्कि चुना गया राष्ट्रपति राष्ट्र का सांगठनिक मुखिया होता है। वैसे भारतीय संविधान राष्ट्रपति को भारी अधिकार प्रदान करता है, किंतु वह उनका उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कर सकता है। उसे कुछ आपातकालीन और विशेषाधिकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह न्यूनतम रूप में ही करता है। संविधान में राष्ट्रपति की अर्हता योग्यता इस प्रकार रखी गई है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात, वह न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी भी निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। केंद्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण किए हुए न हो। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। सीधे जनता मतदान न करके जनप्रतिनिधि राष्ट्र का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मत देकर राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुमत के आधार पर करते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह अपनी पदावधि की समाप्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता, उन्हें फिर से चुना जा सकता है। उसे इस पद के लिए अनेक बार चुना जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति अपनी अवधि पूरी होने के पहले त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। और
राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल, भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल इत्यादि को नियुक्ति करता है। राजदूतों की नियुक्ति, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए भारतीय राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। विदेशों से संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते इत्यादि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसे समाधान की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत वह मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को समाधान दे सकता है। किसी भी नागरिक अथवा सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राज्य में कुप्रशासन के आधार पर अपने सभी अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति से करता है। आगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यता वही रखी गई है जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से करते हैं। राज्य विधानसभाओं और विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, अर्थात उन्हें उपराष्ट्रपति पद हेतु मताधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, इस्तीफा देने में हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का उपयोग करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें। बच्चे कई बार पदेन सभापति राष्ट्रपति को कर देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को समावधि के पूर्व त्यागपत्र देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को कार्यावधि के पूर्व हटाए जाने की व्यवस्था राष्ट्रपति की तुलना में आसान है। फिर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता हो। संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित है। अतः मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर करता है? प्रधानमंत्री। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है, सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को मंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है, किंतु प्रधानमंत्री व मंत्रियों को 6 महीनों के दौरान किसी एक सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। उसके बाद मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का मुख्य आधार होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्यों से संयुक्त निर्णय होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होते हैं। प्रत्येक मंत्री उसके विभाग से संबंधित सदस्य प्रश्नों का उत्तर देता है। वह अपने विभाग के कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है एवं उसके विभाग में होने वाले किसी भी अनियमितता अथवा कानून विरोधी गतिविधियों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। वह अपने किसी राज्य मंत्री, उप मंत्री, सचिव अथवा मातहत अधिकारी व कर्मचारी के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं डाल सकता। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से मुक्त भी कर सकता है, किंतु ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है।
मंत्रिमंडल तभी तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि मंत्रिमंडल स्वयं त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति संपूर्ण मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री सहित मंत्री नियुक्ति होने के समय वे किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे 6 माह की अवधि में किसी एक सदन का सदस्यता उसको लेनी पड़ती है। ये तो हुई प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और उसके निर्वाचन प्रणाली। अब जो है उसमें है कि भाई संसद क्या है, संसद किसे कहते हैं। वैसे तो अगर आप में से कोई राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वो इससे बहुत परिचित हैं, उनको पता है कि इस प्रणाली में क्या होता है या किस प्रकार से होता है। फिर भी मैं बता दूं, संसद में 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा और निचला सदन यानी लोकसभा। ऊपरी राज्य, निचला लोकसभा। जिस प्रकार इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदनीय व्यवस्था, उसी आधार भारतीय संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्थान पर राज्यसभा एवं हाउस ऑफ लॉर्ड कॉमन के स्थान पर लोकसभा गठित किया गया है। अब राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हो। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होते। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता, किंतु इसके तहत 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इसके अनुसार एक सदस्य 6 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रह सकता है। कितने? 6 वर्ष तक। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। लोकसभा संसद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सदन है। इसके गठन में जनता सीधे तौर पर अपनी भूमिका निभाती है। यदि लोकसभा को जनता की सभा कहा जाए तो उपयुक्त होगा। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 550 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों का प्रावधान लागू नहीं है, किंतु यदि राष्ट्रपति के राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो इसे समाज के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, किंतु राष्ट्रपति को कार्यकाल के पूर्व इसके विघटन का अधिकार प्राप्त है, 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष कर सकता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु आपातकाल में इसे स्वयं संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद सदस्यों के अर्थ है लगभग जो योग्यता है वो समान है। वह भारत का नागरिक हो। वह राज्यसभा के सदस्य तो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, 5 वर्ष का अंतर है। राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25। उसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। वह भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो। वह पागल व दिवालिया नहीं हो। संसद के प्रत्येक सदस्यों को निर्वाचन के बाद शपथ लेनी होती है। उसके पश्चात ही वे संबंधित सदन का वैधानिक सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, का चुनाव का भी चुनाव होता है। तो बच्चों, आपने यह पढ़ा कि जो संसद है उसकी जो स्वरूप है उसके बारे में आपने पढ़ा, और इसी के अंतर्गत आगे आप संघीय न्यायपालिका का भी पढ़ेंगे। इसी में कि संघीय न्यायपालिका
जो है हमारे यहाँ पर, उसकी प्रमुख संस्था है। इसे संविधान का संरक्षक माना गया है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इसके प्रमुख कार्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित वादों की अपील को सुनना, दूसरा संविधान की व्याख्या और तीसरा प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो विवाद हैं उनका निष्पक्ष निपटारा करना। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश होने का प्रावधान है। इस संख्या को 1977 में बढ़ाकर 18 भी कर दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया गया। 1986 में से बढ़ाकर 26 कर दिया गया और वर्तमान में भी फेरबदल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए वही है, कुछ योग्यता समान है। जैसे भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर न्यायाधीश पद पर न्याय करने का अनुभव रखता हो, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में निरंतर 10 वर्षों का अधिवक्ता यानी वकील के रूप में अनुभव रखता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करने का अधिकार है। न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा उनके पद से पहले भी हटाया जा सकता है, परंतु ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना है। ऐसा तभी संभव है जब किसी भी न्यायाधीश पर भ्रष्ट आचरण का आरोप हो। तो आपने संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप और ढांचा समझा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय सरकार व प्रशासन। इसको और आप डिटेल में अच्छे से और करंट